हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल टेक इट फ्रॉम मी। तो लास्ट वीडियो में हमने आपको फ्यूल के प्रिंसिपल सब यहाँ पर उसके बारे में क्लियर किया था, डिस्कशन किया था। नाउ इस वीडियो में एफ.डब्ल्यू. टेलर के बारे में कुछ डिस्कशन होंगे, राइट। तो सीधे पहले हम उनका बोर्न इन 1856 इन यूएसए। अच्छा, टेलर जो है वो साइंटिफिक मैनेजमेंट के लिए जाने जाते हैं। जैसे फ्यूल के बारे में अगर हमने पढ़ा था तो फ्यूल जनरल प्रिंसिपल्स के बारे में बात करते थे, और ये किसके बारे में बात करते हैं? ये साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं। माने मैनेजमेंट होगा लेकिन साइंटिफिक तरीके से होगा, राइट। जैसे हमने ये इसकी डेफिनेशन भी छोटी सी बना के लिखी हुई है, एप्लीकेशन ऑफ साइंस फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के हर एक एलिमेंट में साइंस का एप्लीकेशन होना, ठीक है ना। काम सब होंगे लेकिन थोड़े साइंटिफिक तरीके से होंगे, ठीक है। इतना इन दोनों में डिफरेंट था, इसीलिए उनको साइंटिफिक मैनेजमेंट टेलर को बोला गया था, है ना, कि वो हर जगह अपना साइंटिफिक तरीके से ही काम को कराना चाहते थे। पॉइंट पर आ जाते हैं सीधे सीधे। अब यहाँ पर उनके प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ेंगे हम। जितने भी थे उनके प्रिंसिपल्स, जैसे हमने फ्यूल के पढ़े थे, फ्यूल के 14 प्रिंसिपल थे। इसमें इन्होंने 4 कैटेगरी में डिवाइड किया। जैसे सबसे पहला बताते हैं साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। क्या मतलब है? साइंस साइंटिफिक होना चाहिए, नॉट रूल ऑफ थंब माने नॉट रूल ऑफ थंब के मीन्स क्या था? डिक्टेटरशिप नहीं होनी चाहिए। डिक्टेटरशिप मीन्स जैसे मैनेजमेंट है वही अपने पुराने वो कहे कि नहीं आई एम द बॉस, तो जो कुछ मैं सोचूंगा, जो मेरे डिसीजंस होंगे वही फाइनल होंगे, ऐसा नहीं है ना। आपको दूसरे लोगों से भी सजेशन लेना चाहिए, उनके भी आइडियाज़ का वेलकम मोस्ट करना चाहिए, है ना। तो ये साइंटिफिक तरीके से चला। जो पुराना चला आ रहा है आप उसको फॉलो ना करें, ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए, ठीक है ना। उसे कहते हैं रूल ऑफ थंब। ये हर लेवल पे मैनेजमेंट के काम आ जाएगा आपका, ठीक है। ये बहुत अच्छा एक मेथड होता है कि ना आप सबसे राय ले लें, सबसे सलाह ले लें, उसके बाद जो आपको अच्छा लगे वो आप करें। इसमें ये जो हिट एंड मिस मेथड था, है ना, हिट एंड मिस मेथड, उसको अप्लाई ना करो। एक्सपीरियंस जो कहता है साइंस उसके तरीके से आप काम करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। ये रूल ऑफ थंब मीन्स तो आप समझिए। देखिए, डिक्टेटरशिप होती है मैनेजर की। साइंटिफिक डिसीजंस, और साइंटिफिक डिसीजन हमेशा किस पर बेस्ड रहते हैं? कॉज और इफेक्ट पर, ठीक है। तो आप साइंटिफिक तरीके से अपना काम करें, उसी तरीके से प्रोडक्शन नया से नया मेथड लेकर के आएँ, नई से नई टेक्निक्स लेकर आएँ, और फिर वैसे काम करें। जो पुराने तरीके से काम होते चले जा रहे थे आप उसे बंद करें, तभी तो हम आगे बढ़ पाएंगे, तभी तो अपडेट हो पाएंगे, राइट। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। हार्मनी रखें। जितने देखो ये 2 पार्ट पर डिवाइड हो जाता है ना हमारा। 2 ग्रुप होते हैं हमेशा। एक तो जो मैनेजमेंट होता है टॉप लेवल, उनका एक ग्रुप होता है, दूसरा एम्प्लॉयज़ का ग्रुप होता है। तो इन दोनों ग्रुप के बीच में ना हार्मनी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं तो डिस्कॉर्ड हो जाए। डिस्कॉर्ड मीन्स नहीं तो झगड़े होंगे, है ना। तो दोनों लोग मिल कर के काम करेंगे, राइट। क्योंकि जो मैनेजर होते हैं यानी कि जो टॉप पोस्ट पर रहते हैं वो हमेशा ये सोचते हैं कि वो भाई बॉस है, वो जो सोचेंगे या वो जो करेंगे वो सही होगा। एम्प्लॉयज़ हमेशा ये सोचते हैं कि वो लोग उनके लिए, उनके फेवर के लिए कोई काम नहीं करते हैं, है ना। तो इसलिए इन दोनों में हमेशा ही क्लैशिंग रहती है, किसी ना किसी बात पर कि अननेसेसरी स्ट्राइक कर देना, अननेसेसरी बंद कर देना, अपनी डिमांड को, अननेसेसरी वाली डिमांड को बढ़वाना। तो ये वो लोग भी ना करें, ना वेस्टेज करें मटेरियल का, राइट। तो फिर मैनेजमेंट भी उनके लिए सोचता है, और मैनेजमेंट भी उनके जो राइट्स हैं उनको पूरी तरीके से फुलफ़िल करने की कोशिश करे, ठीक है। तो अगर ये दोनों साथ में रहते हैं, हार्मनी रखते दोनों में, तो डेफिनेटली आपका बिजनेस आगे जाएगा। ये मेरी बात इतनी क्लियर हो गई आपको। हार्मनी एंड नॉट डिस्कॉर्ड। ये सारी पता है केस स्टडीज़ आएंगी बच्चे। केस स्टडीज़ में आपको ये पहचानना पड़ेगा कि इसमें टेलर का कौन सा प्रिंसिपल यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। ऐसे करके लर्न नहीं करना है आपको, है ना। आपको ये समझना है कि हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड किस में अप्लाई हो रहा है। आपको एक केस स्टडी दी जाएगी, उसमें आपको समझना होगा कि ये केस स्टडी किस से रिलेटेड है, और फिर आपको उसका आंसर देना होगा। जैसे डिक्टेटरशिप के बारे में होगा तो ये बोल देना। अगर उसमें आपस में अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं है तो हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड के बारे में। जैसे नेक्स्ट आता है कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, ये आपने इससे पहले भी हमने उसमें डिस्कस किया है फ्यूल में, कि कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअल में, कि आपस में कॉपरेट करके रहें,
इंडिविजुअल अपने लिए, सिर्फ एक अपने लिए काम करने की कोशिश ना करें कि सिर्फ मेरा हो जाए, सब कुछ हमारा हो जाए, पर्सनली किसी भी काम को करने के लिए ये नहीं करना है ना। इंडिविजुअल उसमें काम नहीं करेंगे, बल्कि हमें एक टीम वर्क के जैसा काम करना है, हमको मिलजुल कर काम करना है, क्योंकि हम सब मिलकर के काम क्या करेंगे, सारे लोग हमको अपने जो भी ऑर्गेनाइजेशन में जिसमें भी काम कर रहे हैं उसका गोल अचीव करना है। तो मिल करके काम करें, एक दूसरे को समझेंगे, एक दूसरे में ट्रस्ट करेंगे, कॉन्फिडेंस रखें, राइट, तभी हम इसमें काम कर पाएंगे। तो कोऑपरेशन दें, है ना। इंडिविजुअलिज्म पर्सनल हो जाए, ये काम ना करें, है ना, कि बॉस की फ्लैटरी करें अपने को आगे बढ़ाने के लिए, है ना। तो ये काम नहीं होना चाहिए। जिस ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा होता है वो ऑर्गेनाइजेशन कभी भी प्रोग्रेस नहीं कर पाता। और आ जाते हैं डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू द ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। भाई वर्कर्स का डेवलपमेंट करवाना है हमको, कैसे करवाएंगे, उनको ट्रेनिंग दें, समझाएं, सिखाएं उनको, ठीक है, टाइम टाइम पे उनको ट्रेन करते रहें, क्योंकि नई नई टेक्नोलॉजी आ जाएगी। भाई प्रोडक्शन तो वर्कर्स ही करेंगे ना, तो सिखाएगा कौन, उनको ट्रेनिंग ही तो देनी पड़ेगी, तभी तो वो सीखेंगे नई से नई चीज़ों को, नया नया सब चीज़ों को। इसलिए वर्कर्स का यहाँ पर ट्रेंड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। हमेशा समय समय पर आप करते रहें, उनको सेलेक्ट करें कि कुछ कौन से वर्कर्स एबल हैं सीखने के लिए, बस उनको वहाँ पे भेजें और उनको सिखाएं, ठीक है। ये तो रहे उनके 4 प्रिंसिपल्स। अब फिर टेलर ने कुछ टेक्निक्स भी सिखाई थी हमको। टेक्निक्स पे आ जाते हैं हम बहुत जल्दी से। टेक्निक्स में आ जाते हैं साइंटिफिक टेक्निक बाय टेलर। इन्होंने अपनी जो भी टेक्निक सिखाई हैं उसमें सबसे पहली जो टेक्निक है, फर्स्ट वन है ये फंक्शनल फोरमैनशिप। क्या कहते थे, जैसे उन्होंने इससे पहले हमने फ्यूल पढ़ाया था, फ्यूल को भी हमने कहा था कि डिवीजन ऑफ वर्क को डिवाइड कर दो। इन्होंने भी यही कहा, बस इन्होंने थोड़ा सा साइंटिफिकली बोलते थे ना, तो इन्होंने साइंटिफिकली ये बोला कि पहले 2 पार्ट में डिवाइड करो, एक तो प्लानिंग इंचार्ज और दूसरे प्रोडक्शन इंचार्ज। ये लोग सिर्फ प्लानिंग करेंगे, प्रोडक्शन से इनका कोई लेना देना नहीं है। और ये लोग क्या करेंगे, ये प्रोडक्शन के काम करेंगे। प्लानिंग इंचार्ज में उन्होंने बना दिया एक रूट क्लर्क। रूट मीन्स रास्ता, माने स्टेप्स। ये जो प्लानिंग इंचार्ज होगा, ये रूट क्लर्क होगा, ये आपके सारे स्टेप्स को हमेशा ही चेक करता रहेगा कि जो काम है वो प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप हो रहा है या नहीं हो रहा है, सीक्वेंस है या नहीं है, या सीक्वेंस कुछ गड़बड़ हो रहा है। दूसरा, जैसे इंस्ट्रक्शन, जो टॉप लेवल के लोग मिडिल लेवल के लोगों को इंस्ट्रक्शन देंगे, वो यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करवाएगा, जो इंस्ट्रक्शन दिए गए थे उसके अकॉर्डिंग काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, तीसरा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लर्क है। जितने भी एम्प्लॉयज़ हमारे यहाँ काम कर रहे हैं उनका टाइम सेट करना और उनका और कॉस्ट निकालना, है ना। जो भी प्रोडक्शन तैयार हुआ है उसमें कितनी कॉस्ट में तैयार हुआ है, कितना है, ये सब सिर्फ इसका काम है। इससे क्या होता है ना, स्पेशलाइजेशन हो गया देखो इनका, तो काम का किसी में उलझ नहीं रहा ना, तो आराम से ये लोग काम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें। और आ जाता है डिसिप्लिन, ये बहुत ज़रूरी है भाई, डिसिप्लिन का रहना, है ना। जो रूल्स रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग काम को करना, समझ में आ गई मेरी बात, है ना। रूल्स रेगुलेशंस के हिसाब से काम करना, डिसिप्लिन के अंदर काम करना, तो ये हो जाते हैं हमारे डिसिप्लिनरी। काम करेगा वो कि जो भी हमने बताया था, जो टारगेट के अकॉर्डिंग काम हो रहा है, अदरवाइज़ नहीं हो रहा है, ठीक है। उसके बाद आज ये प्रोडक्शन इंचार्ज है हमारे सारे, ये प्रोडक्शन से रिलेटेड होंगे सब। इसमें सबसे पहले क्या आ जाता है, गैंग बॉस। देखो गैंग बॉस नाम से जैसे लग रहा है ना कि गैंग बॉस, वो गैंग नहीं बना हुआ है, सोचो कहीं किसी चीज़ का गैंग बन गया, गैंग नहीं। ये जो वो गैंग बॉस है, ये समझ लो ये जितने भी हैवी मशीनरी होंगी, जो हैवी टूल्स होंगे, जो हैवी इक्विपमेंट्स होंगे, उनका अरेंजमेंट गैंग बॉस करता है। क्या करता है, हैवी मशीनरीज, हैवी इक्विपमेंट्स, ठीक है, जो भी यूज़ होते हैं आपके उसमें प्रोडक्शन हाउस में, उसका अरेंजमेंट कौन करता है, सारा गैंग बॉस करता है, कि उसमें कोई भी डिले ना हो जाए। बहुत जल्दी अगर मशीनरी की ज़रूरत है तो टाइम से लेकर के आने का अरेंजमेंट यही करेगा। स्पीड बॉस सेकंड नंबर आ जाए। स्पीड बॉस ये देखेगा कि जो काम हम ले रहे हैं, वो जॉब जो हमारा है वो टाइमली कंप्लीट हो रहा है या नहीं हो रहा है, स्पीड मेंटेन कितनी है, ज़्यादा जल्दी कर रहे हैं या बहुत स्लो काम कर रहे हैं। अगर काम कंप्लीट नहीं हो पा रहा है तो और वर्कर्स की ज़रूरत है, तो वर्कर्स और आएंगे, ठीक है। रिपेयर बॉस, ये सिर्फ आपको समझ में आ गया, जब इतनी बड़ी मशीनरी होंगी तो उसके रिपेयरिंग का काम ये रिपेयर बॉस अपने अंडरटेकन में अरेंजमेंट कराएगा। ये रिपेयर नहीं करेगा, रिपेयर करवाने का काम भी तो होता है ना बड़ी बड़ी मशीनरीज का, वो होगा। इंस्पेक्टर, ऑब्वियस बात है, आपके इंस्पेक्शन का काम क्लियर है बिल्कुल। इंस्पेक्शन का काम ये होता है कि जो भी काम हमारा आ रहा है, जो प्रोडक्ट हमने बनाया है, वो स्टैंडर्ड वाइज, क्वालिटी वाइज सही है या फिर नहीं है, ठीक है। ये दोनों क्लियर होगा। फंक्शनल फॉर्मेट, यहाँ पे हमने फंक्शंस के हिसाब से ये बांट दिया। चलते हैं हम आगे। सेकंड पॉइंट इसका, जैसे ये फर्स्ट पॉइंट था ना, ये फर्स्ट पॉइंट था और ये इसका सेकंड पॉइंट है।
स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन होता है। बहुत अभी बताया ना हमने यहाँ पर आपको, क्वालिटी कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। आप क्वालिटी मेंटेन रखें। लेज़ खाते हैं, चिप्स खाते हैं आप लोग, कभी भी उसके फ्लेवर को आपने मसाला कभी कम, नमक कभी ज़्यादा, कभी कुछ, इसमें आपने देखा। मैगी खाते हैं, सालों से वही फ्लेवर स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है ना, स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है। ये जो फ्रेग्रेंसेस जिसमें भी डाली जाती हैं सेम रहती है ना, कि ऊपर नीचे चेंजेस चाहे जब ऐसा नहीं होता है ना, स्टैंडर्ड सेट हुआ है। वर्क को जितना सिंप्लीफाई हो सके उतना सिंपल कर दें कि वर्कर्स को वो चीज़ें ईजिली समझ में आने लगे। समझ आई? उसको कॉम्प्लिकेटेड करने की कोशिश ना करें। जैसे कोई भी, जैसे एक चैप्टर है, माना जैसे यही चैप्टर सलीस है, इसी को मतलब हम एक बहुत सिंपल तरीके से बच्चों को समझा दें। देखो टिपिकल लैंग्वेज आपकी बुक में भी लिखी हुई है, वो आप वहाँ से पढ़ डालें। हमारा काम क्या होगा, आपको जितना सिंपल हो सके उस लैंग्वेज में आपको समझ आनी चाहिए चीज़ें, ठीक है ना। बस उसको सिंप्लीफिकेशन करें तो वर्कर बहुत आराम से काम करेगा, बहुत आराम से काम करेगा। समझ गए मेरी बात को? चलते थर्ड पॉइंट पे, वर्क स्टडी करेंगे। ठीक है, वर्क स्टडी क्या होता है? वर्क स्टडी होगा, देखो जो काम कर रहे हैं हमें उसकी स्टडी करनी है। इस स्टडी में 4 स्टडीज़ आती हैं। एक तो होती है हमारी फैटिग स्टडी। फैटिग मतलब आप समझते हैं, फैटिग मीन्स वीकनेसेस, है ना। इसको हम कह सकते हैं एग्जर्शन, इसको हम कह सकते हैं टायर्डनेस, है ना। तो उसकी स्टडी करनी हमारी ज़रूरी, क्योंकि हम अपने काम, दिस वर्क स्टडी, वर्क मीन्स जो वर्कर्स हैं हमारे, हम उसकी स्टडी यहाँ पर कर रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि हमारे वर्कर कितना जल्दी थक रहे हैं, है ना। थकान होती है उनको, क्योंकि काम करेंगे लगातार। तो हमें क्या चेक करना है, हमें देखना है कि उनके रेस्ट इंटरवल कितने हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल, ड्यूरेशन ऑफ रेस्ट इंटरवल कितनी देर का है, ठीक है, और नंबर ऑफ रेस्ट इंटरवल्स, कितने टाइम के लिए, कितने देर बाद, समझ लो कितनी देर बाद उनको रेस्ट इंटरवल दिया जाता है। कंटिन्यूस हमें काम कराना है 10 से 12 घंटे, तो क्या 10-12 घंटे आप लगातार काम कर सकते हो, लगातार पढ़ सकते हो? नहीं ना, रेस्ट इंटरवल चाहिए ना। बस वही हमें चेक करना होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं मेथड। सेकंड वन आ जाते हैं हम मेथड आपको समझ में आता है? मेथड मतलब क्या होता है? काम को करने के लिए कोई भी एक, समझ लीजिए किसी भी एक तरीक़ों को जैसे हम चूज़ करते हैं ना, तो हमें बेस्ट मेथड हमको अपने लिए लेके रखना होगा यहाँ पर, और वो भी वो मेथड जिसमें कम कॉस्ट में हम बहुत बढ़िया काम कर सकें। ठीक है, बहुत सारे मेथड हमारे सामने होंगे, तो टेलर ने हमें क्या सजेस्ट किया, उस मेथड को हम जो ऐसा नहीं कि जो रूल ऑफ थंब अभी सबसे पहले समझाया था कि जो शुरुआत से चला आ रहा है वही हमको करना है, ट्रेडिशनल तरीके से ही काम करेंगे, हम ऐसे नहीं करेंगे, मसाले हम तो हाथ से ही पीसें। क्यों पीसेंगे हाथ से? मिक्सी नहीं है क्या? हैं, हाथ से पीसोगे कितने टाइम लगेगा पीसने में? अरे मिक्सी में चलाओ, आधा से आधा मिनट भी नहीं लगेगा, काम हो जाएगा। तो हम टाइम सेव करेंगे ना अपना। अगर हमको आगे बढ़ना है, कुछ करना है लाइफ में, तो डेफिनेटली वी हैव टू सेव टाइम। और टाइम सेव करने के लिए हमको टेक्नोलॉजी को यूज़ तो करना ही करना पड़ेगा, है ना। अदरवाइज़ पुराने ढर्रे पर अगर हम चले, तो जैसे लोग कहते थे घर में चक्की थी, चक्की से आटा पीसा, अच्छी बात थी, बहुत बढ़िया था, सब कुछ अच्छा था, लेकिन और काम नहीं थे, है ना। अब अगर हम उन्हीं चीज़ों पे बैठे रहेंगे तो फिर अपडेट कैसे रहेंगे, फिर हम आगे कैसे बढ़ेंगे? टाइम अननेसेसरी वेस्ट होता ना। तो वो मेथड हम चूज़ करेंगे, ठीक है ना, जो हमारा मिनिमाइज कॉस्ट में भी हो जाए, टाइम भी हमारा कम है और बेनिफिट हमको बहुत ज़्यादा हो। चलते हैं नेक्स्ट, टाइम स्टडी। टाइम स्टडी क्या होगा भाई? कितने टाइम के अंदर स्टैंडर्ड टाइम एक सेट करो भाई, जो आपको अपना सेट करना, जैसे आपका स्कूल का टाइम रहता है ना, सेट रहता है ना, कि किसी दिन कुछ, कि भाई आज स्कूल 8 बजे से खुल रहा है, 8-10 बजे से खुलेगा, ऐसा नहीं होता। एक स्टैंडर्ड टाइम होता है हर किसी का, तो वो टाइम को, स्टैंडर्ड टाइम को आप सेट करें, ठीक है। वर्कर्स को उनका टारगेट सेट कर दें, ये आपको ये काम, आप इस काम के लिए, आप इस काम के लिए, आप इस काम के लिए, कैटेगराइज, है ना, एक कैटेगरी आप डिवाइड कर दें, है ना, जो जिसके लायक है आपको वो वर्क दे दें, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं मोशन। तो यहाँ पर हमें जितने भी हमारे जो लेबर होते हैं उनकी इमोशन स्टडी करनी पड़ती है। इमोशन स्टडी, आप मेरी बात को गलत ना समझ जाना तुरंत, क्योंकि दिमाग ज़्यादा लगता है बच्चों का आजकल। मोशन मीन्स यहाँ पर मूवमेंट से है, राइट। मूवमेंट्स कैसे? देखो, वर्क एक एफिशिएंट मूवमेंट्स होते हैं, एक इनएफिशिएंट मूवमेंट होते हैं, है ना। अब काम कर रहे हैं, अब अभी आप पढ़ भी रहे होंगे, तो ज़रूरी नहीं है कि मेरे इस वीडियो को आप बैठ करके देखें, आप कान पे लगा के घूमना शुरू कर देंगे, राइट, है ना। घूम रहे मूवमेंट से आपका, लेकिन कैसे हैं? एफिशिएंट है, क्योंकि आप काम की बातों को सुन भी रहे हैं। ऐसे ही होता है, वर्कर्स भी घूम रहे हैं, आप ये देखेंगे उनको, आप ऑब्जर्व करना है आपको ये, कि वो एफिशिएंटली, यानी काम के लिए घूम रहे हैं, या फिर अननेसेसरी भी घूम रहे हैं, क्योंकि वर्कर्स भी देखो ऐसे ही होते हैं ना,
ये तो आप भी समझ रहे हो ना, वर्कर्स भी, क्योंकि अगर उनको 10 घंटे का पैसा मिल रहा है तो वो 10 घंटे अपने ऐसे भी मतलब वेस्ट करना चाहेंगे। तो आपको वो मोशन स्टडी पे भी ध्यान देना है। और मोशन स्टडी में ये भी होता है कि आप अगर उनके इनएफिशिएंट आवर्स ज़्यादा हैं उसमें आपकी उनकी सैलरी भी कट कर दो, ठीक है, जिससे कि और लोग जो होते हैं वो इनकरेज होते हैं कि भाई हमने काम किया तो हमको ज़्यादा पैसे मिले, है ना। प्रोडक्टिव और अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स भी होते हैं कि कितने मूवमेंट्स ऐसे थे जो प्रोडक्टिव तरीके के थे, जो जिसमें प्रोडक्शन हो रहा था इसलिए मूवमेंट्स किए जा रहा था, और कितने ऐसे थे जो अनप्रोडक्टिव थे, बिना मतलब के घूम रहे थे। समझ रहे हैं आप? तो बस वही हमको देखना है, ठीक है ना। और कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स भी हम सेट कर दें, इतने अच्छे से इक्विपमेंट्स उनके लिए लगा दें कि वो अननेसेसरी इधर उधर घूम ही ना सकें, है ना। जैसे माना हमारे पास सिर्फ 2 मशीनरी हैं, वर्कर्स हमारे पास जा रहा है काम करने के लिए, अब 2 मशीनरी पर स्टैम्प सेट है तो बाकी लेबर हमारा बेकार हो जाएगा ना। तो या तो अपने इतने लेबर ही ना लगाएं अपने पास, या फिर लेबर लगाएं तो इक्विपमेंट्स की भी प्रॉपर व्यवस्था करके रखें उनके लिए, राइट। चलते हैं नेक्स्ट, डिफरेंशियल पीस बेस सिस्टम। बहुत सिंपल चीज़ है एकदम। उन्होंने भी कहा था, है ना, फेयल ने भी कहा था कि ना रेम्यूनरेशन दो, माने सैलरी दो, काम करने के बदले में अगर कुछ नहीं मिलता ना तो आपका काम करने में मन नहीं लगेगा, ठीक है ना। लेकिन ये कहते थे डिफरेंशियल पीस बेस सिस्टम दो, जो जिसके लायक है आप उसको उतने पैसे दो। समझ रहे हैं मेरी बात को, है ना। अलग अलग कर दो, जैसे कि जो ज़्यादा स्किलफुल है ज़्यादा पैसे लेगा, कम स्किलफुल है कम पैसे। गवर्नमेंट भी तो यही करती है भाई, है ना। हर किसी की कैटेगरी डिवाइड रहती है, टॉप मोस्ट पर, मिडिल लेवल पर, फिर उसके बाद लोअर लेवल के, सबकी सैलरी अलग अलग होती है। ज़्यादा काम करें बोनस दे दो, जिससे दूसरे लोग भी एनकरेज होंगे, है ना। डिफरेंशियल होना चाहिए पीस बेस सिस्टम में। वेजेस समझ रहे हैं, है ना, समझ रहे हैं ना मेरी बात को। तो ये डिफरेंट होना चाहिए, काम के अकॉर्डिंग होना चाहिए हमेशा, और टाइम पे दो पेमेंट उनका। अगर टाइम पे आप नहीं देते तो फिर उनका मॉरल डाउन होता है। नेक्स्ट आया था मेंटल रिवॉल्यूशन पर। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मेंटल रिवॉल्यूशन क्या होता है? जिस जगह पे आप काम कर रहे हैं, मेंटली पीस ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मेंटल एट्रीब्यूट्स उन लोग वर्कर्स का जितना है, मैनेजमेंट का है, वो एक दूसरे के लिए बहुत बढ़िया होना चाहिए, है। कोऑपरेशन रखें वर्कर्स और मैनेजमेंट एक दूसरे के लिए, ठीक है। और हमेशा मैनेजमेंट यही ना कहे कि वो उन पर हमेशा रूल करे, ऐसा नहीं है। और वर्कर्स भी कभी भी ये ना सोचें कि ये तो हमेशा ही हमको हमेशा हमारा एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, ऐसा नहीं है। दोनों लोग आपस में अगर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो डेफिनेटली काम बढ़िया होता है। मेंटल रिवॉल्यूशन आप मेरा क्लियर हो गया होगा। इस तरीके से आपके ये जो टेलर की जितने भी टेक्निक्स थी वो यहाँ पे आके हमारी कंप्लीट हो जाती हैं। तो एडवांटेजेस तो अपने आप से जितना हमने बताया, आप एडवांटेजेस खुद से लिख सकते हैं इसके, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ आ जाती है, तो दोनों में डिफरेंसेस भी आपको क्लियर हो गए होंगे टेलर और फ्यूल के, है ना। जो टेलर थे, जो ये फ्यूल थे, उन्होंने जनरल प्रिंसिपल्स पर बोला था, लेकिन जो टेलर थे वो एकदम साइंटिफिक तरीके से बोलते थे। उन्होंने 1 बॉस बताया फ्यूल ने, लेकिन उन्होंने 8 बॉसेस बना दिए उसी के, ठीक है ना। अच्छा, एक और चीज़ है कि जो फ्यूल थे, फ्यूल के जो 14 प्रिंसिपल है वो यूनिवर्सल एप्लीकेबल है, हर जगह एप्लीकेबल है। लेकिन टेलर का ये जो हमने अभी तक पढ़ा है, ये सिर्फ आपको भी समझ में आ रहा होगा ना, अगर हमारा एंटरप्राइज बहुत बड़ा है तो वहाँ तो ये एप्लीकेबल हो जाएंगे, लेकिन छोटी सी उसमें ये एप्लीकेबल नहीं हो सकते, है ना। कि इतने सारे ये जो देख रहे हो, इतने सारे हम ये बॉसेस बनाएंगे तो डेफिनेटली कि हमारा ये बहुत बड़ा है, तभी तो हमने इतने सारे बॉसेस बना रहे हैं, इनको पैसे देने को भी तो चाहिएंगे हमको, है ना। ये थोड़े से डिफरेंसेस के हैं, है ना। फिर भी दोनों ने बहुत सारी सेम बातें कही, है ना। दोनों ने ही वेजेस सिस्टम के लिए बात कही थी। दोनों ने ही ये बताया था कि ना वो उसके लिए रिसर्च करें, आप उसके बाद बात करें, और ना, और दोनों ने ही ये बताया था कि दोनों कोऑपरेशन होना चाहिए एम्प्लॉयज़ और जितने भी हमारे एम्प्लॉयर एम्प्लॉयज़ के बीच में, दोनों में ही कोऑपरेशन अच्छा होना चाहिए, ठीक है ना। और क्या था, और दोनों ने इस एक और बहुत अच्छी बात पर हमें जोर दिया था कि आप अपना ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करें, पर्सनली काम ना करें, राइट। ओके, सो द चैप्टर इज कंप्लीटेड बाय मी, है ना। इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में जा करके। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।